व्हाट इज नेसेसरी टू अचीव परेटो एफिशिएंसी। सही है, जब मैं परेटो एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास सर क्या है यार कि यहाँ पे हम लोग ने हमेशा डिस्कस किया है कि एक को जो है वो जिसको भी बेनिफिट हो रहा है उसकी वजह से किसी और को कोई नुकसान नहीं हो रहा। आई बात समझ? डन है। इसकी एग्जांपल ये कि अगर एक पीपीसी कर्व है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है गुड वाई, ये आ चुका है हमारे पास गुड एक्स, ठीक है। अब आपके सामने है, अगर आप जो है लेट सपोज आप ऑपरेट कर रहे थे इस पॉइंट पे, सही है? अगर आप ऑपरेट कर रहे थे इस पॉइंट पे वाई और एक्स पे, अगर आप आज इस पॉइंट पर आ गए हैं तो इससे सर क्या हो रहा है कि एक्स को तो फायदा हो रहा है पर वाई पे कोई इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। सही है? तो परेटो एफिशिएंसी का मतलब सर क्या होता है कि एवरीबडी मस्ट बी मेड इक्वली बेटर ऑफ। नहीं, 1% मस्ट बेनिफिट विदाउट एनी वन एल्स बींग वर्स ऑफ। मतलब जिसको फायदा हो उसकी वजह से किसी और को नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। सही है? आगे चलते हैं। A log a local council in is considering building a passenger terminal at port। सही है? अच्छा भाई, so that it can benefit the large cruise ships that dock there। सही है, जो वहाँ पे खड़ी होती हैं। It undertakes a cost benefit analysis। सही है। अच्छा, what could be included as an external cost in the local council's cost benefit analysis। आपको सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को नहीं देखें, आप सिर्फ ये देखें कि आपको जो है फायदा कहाँ पे हो रहा है। सही है? अच्छा भाई, ऑब्वियस ही बात है, फायदा हमेशा कहाँ पर होगा? जहाँ पे सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट। आपको वो सिचुएशन देखनी है। अब देखें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ने क्या बोला भाई, एक्सटर्नल कॉस्ट के अंदर जो है वो क्या इंक्लूड होगा। ठीक। अच्छा, कॉस्ट ऑफ अ टिकट फॉर अ पैसेंजर टू ट्रैवल ऑन अ क्रूज शिप। देखें, ये जो पैसेंजर की जो ट्रैवल की जो टिकट है ये सर क्या है, मेरा प्राइवेट कॉस्ट है। ठीक है, आई बात समझ? इसने क्या बोला है, एक्सटर्नल कॉस्ट की जो है वो बात करी है। डन। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल टू ऑपरेट इन द क्रूज शिप्स। अब ये भी प्राइवेट कॉस्ट है। सही है, ये प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है बट है तो ये प्राइवेट कॉस्ट ही। और ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, द कॉस्ट पेड बाय क्रूज शिप्स। सही है, व्हेन दे डॉक एट द पोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो है वो कुछ प्राइवेट कॉस्ट जो है वो इनकर कर रहे हैं जब वो एंकर वगैरह जो है वो डालते हैं पानी में। द कॉस्ट टू फिशिंग फ्लीट ऑफ रीलोकेटिंग टू अनदर पोर्ट। फिर ऑब्वियस सी बात है कि फिशिंग को जो नुकसान हो रहा है फिशिंग फ्लीट को। सही है, तो ये हमारा सर क्या है, आपका एक्सटर्नल कॉस्ट है। पार्ट डी इज द आंसर। भाई आप लोग पूछ सकते हैं अगर कहीं पे कोई मसला होगा। ठीक है, फिर आगे पहला चल। वाला सी है। पहला वाला आपका सी है। चलें, आगे चलते हैं भाई। द एक्सपेक्टेड मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। सही है। अ, आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट एंड मार्जिनल सोशल कॉस्ट फॉर बिल्डिंग द ऑफ अ न्यू रोड आर शोन इन द डायग्राम। सही है भाई। अच्छा भाई, द गवर्नमेंट इंटरवीन सो दैट द सोशली डिजायरेबल आउटपुट इज अचीव। अब एक चीज याद रखें कि हमारे पास, जब मैं बात करता हूँ एक प्राइवेट सेक्टर की, किसकी बात करता हूँ मैं? एक प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ तो वहां पे उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट विल बी एम पी बी इज इक्वल टू एम पी सी। और अगर आपको सोसाइटी को देखना है, आपको सोशली अगर ऑप्टिमम पे आना है तो वहां पे एम एस बी जो है वो इक्वल होगा एम एस सी पे। इसने क्या बोला, विच कॉम्बिनेशन शोज द इक्विलिब्रियम आउटपुट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छा, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या हुआ, एम पी बी इज इक्वल टू एम पी सी। एंड विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है तो सर क्या होगा, एम एस बी इज इक्वल टू एम एस सी। ठीक हो गई बात? तो यहाँ पे सर क्या होगा, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन है तो एम एस बी ओवर हेयर इज नॉट इक्वल टू एम एस सी। डन। और यहाँ पे सर क्या होगा, एम एस बी जो है वो इक्वल है एम एस सी के। डन। तो हम देखते हैं जरा क्यू फोर पे आते हैं। क्यू फोर पे अगर हम लोग आते हैं तो ये ऑपरेट हो रहा है इस पॉइंट पे। सही है, आपके सामने है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका जो एम पी सी है वो इक्वल है एम एस बी के। डन। तो क्या ये बात सही है भाई? ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो एकदम ही जो है वो सर क्या है भाई, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, और अगर मैं क्यू वन पे देखूं तो क्यू वन आ रहा है एम एस सी इज इक्वल टू एम पी बी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तो सही है क्यू फोर, बट क्यू वन जो है वो सर क्या है आपका, इनकरेक्ट है कि एम एस सी इज इक्वल टू एम पी बी आ रहा है। आगे चलते हैं। फिर है क्यू
Q3 पे आते हैं, तो Q3 जो है वो आपका एकदम कौन सा पॉइंट है? MPC इज इक्वल टू MPB। सही है। और Q2 पे अगर हम लोग आते हैं विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो Q2 कौन सा पॉइंट है आपका? MSB इज इक्वल टू MSC। सही है। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? बी हुआ। पर हम लोग सी भी देख लेते हैं, सी का Q3 भी एकदम करेक्ट है। अच्छा, Q4 पे आते हैं। Q4 हमारे पास क्या बता रहा है भाई? MPC इज इक्वल टू MSB। भाई हमें तो ये चाहिए ना यार। आई बात समझ, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आ गई बात समझ, आगे चलते हैं। रैशनल कंज्यूमर चूजेस व्हाट क्वांटिटीज ऑफ टू प्रोडक्ट्स वाई एंड जी टू परचेज विद अ गिवन इनकम। सही है। मतलब उसे क्या चाहिए भाई? सेटिस्फैक्शन पूरी करनी है अपनी। ये आपको याद है कौन सा चैप्टर है? ये आपका चैप्टर है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल का। अच्छा भाई, अब सर क्या हुआ? MUY and MUZ are the additions of total utility that would result if the consumers were to purchase an additional unit, सही है, of each product. PY and PZ are the current prices of the two products। सही है। अच्छा भाई, which outcome would represent consumer equilibrium? आपको सर याद होगा MUY divided by P of Y is equal to MUX divided by P of X। देखिए, अच्छा तरीका पता है क्या आपका करने का? आप लोग ये क्वेश्चन देख के ना ऑप्शन नहीं पढ़े, आप अपना कॉन्सेप्ट को याद करें। कॉन्सेप्ट याद करेंगे आपको कैसे नहीं आएगा ये? तो MUY इज इक्वल टू MUZ होगा। सही है। MUY इज इक्वल टू MUZ नहीं भाई, हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे? MUY। सही है। अब लेट सपोज ये जो है वो MUX की जगह MUZ जो है इसे इस्तेमाल कर रहा है, आप भी Z को इस्तेमाल कर लो। कोई इसमें कोई मसला तो नहीं है? इतना कोई इशू वाली बात तो नहीं है? तो हम देखें अगर, तो MUY मल्टीप्लाई बाय PZ इज इक्वल टू MUZ मल्टीप्लाई बाय PY। तो ये कहाँ पे हो रहा है हमारे पास? इस पे हो रहा है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। डन हो गई बात। अच्छा सर, बी क्यों नहीं हो सकता? आपके सामने है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये दोनों आपस में सर डिवाइड हो रहे हैं, तभी ये नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। द डायग्राम शो द कंज्यूमर indifference curve and budget line for an inferior good and a normal good, which diagram shows the effect of a cut in income tax on consumer choice। जब आप खुद सोचें सर कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है, इनकम टैक्स में कमी आ रही है। सही है। इनकम टैक्स अगर आपका जो है वो गिर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इससे सर क्या होगी? हमारी जो है वो इनकम लेवल्स जो है वो बढ़ जाएगी। जब इनकम लेवल बढ़ेगी तो इससे सर क्या होगा कि हमारा जो बजट लाइन है उसमें जो है वो सर क्या आ रहा होगा? एक आउटवर्ड शिफ्ट जो है वो आ रहा होगा। सही है, टिल्ट नहीं आएगा। ठीक है। जब हमारी इनकम लेवल जो है वो बढ़ेगी, तो इसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल गुड है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही होगी। सही है। और हमारे जो इंफीरियर गुड है उसकी जो डिमांड है वो सर क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए जरा देख लेते हैं। अगर मैं पॉइंट ए पे आता हूँ, तो ये बात करें इंफीरियर गुड की, कि भाई पहले जो है मैं ऑपरेट कर रहा था इस पॉइंट पे। ठीक है। अब मेरी इनकम के बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि मेरी जो क्वांटिटी है वो सर क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो हम इसे अच्छा, इनकम नहीं, हमारा नॉर्मल गुड की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है और इंफीरियर गुड की डिमांड जो है वो कम हो चुकी है। तो करेक्ट आंसर तो ए ही लग रहा है। फिर भी हम बाकी सारे देख लेते हैं। यहाँ पे सर क्या है हमारे पास? सर यहाँ पे तो हम बात, ये तो क्या बोल रहे हैं भाई? एक्स से अब X1 पे आ गए। हालांकि इंफीरियर गुड की डिमांड जो है वो कम हो रही है, तो बी तो नहीं हो सकता। सी पे आते हैं। आप ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, सर ऑब्वियस सी बात है ये भी नहीं हो सकता। इंफीरियर गुड जो है भले यहाँ पे कम प्रोपोर्शन से पर बढ़ तो रहा है ना। डी पे आते हैं। आप पहले जो है वो IC1 पे हैं। सर यहाँ पे भी यही सीन हो रहा है, तो डी भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब सर आपको पता है कि सर एडिशनल कॉस्ट। डन। ओके हो गया। और मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो सर क्या है हमारे पास? द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n यूनिट्स एंड n-1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब इसका क्या मतलब है हमारे पास? देखिए, n यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं n की जगह हम लोग बात करते हैं 10 की।
फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स, ये हो गया n इज इक्वल टू n, और n-1 क्या हुआ आपका 10-1, ठीक है, दैट इज 9। तो अब आप ये देखिए हमारे पास कि चले इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज फिक्स कॉस्ट की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही होती, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n यूनिट्स एंड n-1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं, टोटल कॉस्ट पे बात होती है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n यूनिट्स एंड n-1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। देखें n-1 यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास क्या हो रहा है कि एडिशनल ये कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इन कॉस्ट। तो आप देखें ये एवरेज की बात नहीं है, ये बात कर रहा होता है टोटल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा होता है, तभी करेक्ट आंसर जो है वो आपका सर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। The table shows the production and total cost of a firm. सही, what is the average variable cost of producing 5 tons of output? अब सर इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है, हमें तो क्या निकालनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी कैसे निकलेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब मेरी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, हमें इतना पता है कि ये मेरी 20 जो है वो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी कितना है मेरा 20 फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे भी 20 फिक्स कॉस्ट है, 20 है, 20 है, 20 है और 20 है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, डन। तो अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है दैट इज 10 ओवर हेयर, 15 ओवर हेयर, 20 ओवर हेयर, सही है, 25 over here and 30 over here. Average variable cost of producing 5 tons of output, अगर आप 5 tons बनाते हो तो 30 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो गया ये आपका $6, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। आगे चलते हैं। द डायग्राम शोज द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म एट विच आउटपुट इज अ लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट इज एट द मिनिमम। अगर आप लोगों को सर याद होगा कि हम लोगों ने कर्व बना चुके थे, कुछ इस टाइप का एक कर्व है कि सर हमारे पास ये एक फिक्स कॉस्ट की लाइन आती है जो कि सर क्या थी, हमारी कांस्टेंट थी, सही है। अब हमारे पास जो है साथ में ये एक आती थी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये हमारी आती थी टोटल कॉस्ट की लाइन। दोनों का डिफरेंस सेम होता था क्योंकि वो डिफरेंस शोकेस करता था क्या भाई, आपका फिक्स कॉस्ट को, ठीक है, डन। अच्छा, एट विच सर आउटपुट ऊपर वाला रिजल्ट, एमसीक्यूज वापस करवाना, वो कौन सा वाला, आधी सेवेंथ वाला, निकालनी इसके बाद। हाँ यहाँ सेवेंथ पे। वाला। अच्छा सर, सेवेंथ वाले में ये बात हो रही है कि आपके पास जो है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आपकी आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 20 आ रही है, नहीं आ रही है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जी तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि फिक्स कॉस्ट है 20 या नहीं, जी जी। फिक्स कॉस्ट हमें हमारी हमेशा सेम रहेगी नहीं रहेगी, सही सेम है। रहेगी। 10 हो गया तो 20, हर जगह पे 20 आ गई, तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकली होगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकली, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट से निकली, ठीक है, डन। डन हो गया। तो हमारे पास जो भी अमाउंट आ रही है यहाँ पे, इसलिए क्या हो रहा है, 5 टन पे क्या आ रहा है, तो 5 टन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30 है, 5 टन है, ये आ गया आपका कितना, $6, ठीक है। आ जाए। The diagram shows the long run total cost curve of a firm at which output is the long run average total cost is at its minimum। सर ऑब्वियस सी बात है, कौन से पॉइंट पे ये अपने मिनिमम पे होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे जो है वो सर अपने क्या है भाई, मिनिमम पे है, और टोटल कॉस्ट भी जो है वो यहाँ पे अपने जो है वो मिनिमम पे है। तो जो ये मेरा मेरा एरिया आ रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या है, मेरे मिनिमम पे है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा, ओ वाई। क्योंकि यहाँ पे सर क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मिनिमम पे पहुंची और फिर वापस से सर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल फर्म्स एंड लार्ज फर्म्स इज करेक्ट, सही है। तो स्मॉल फर्म और लार्ज फर्म के लिए क्या चीज जो है वो करेक्ट है, तो क्या करेक्ट है यार, पढ़ लेते हैं जरा हम लोग कि भाई ये जो आपकी स्मॉल फर्म है आर मोर कॉमन इन मैन्युफैक्चरिंग देन इन सर्विसेज, नहीं भाई क्या हो गया,
स्मॉल फर्म्स तो सर स्पा हो गया, सैलून वगैरह हो गया, बार्बर शॉप हो गई, यहाँ पे तो सर क्या होता है, हमारे पास स्मॉल फर्म्स ही होती है, ठीक है। ये नहीं हो सकता। फेस हाई बैरियर्स टू एग्जिट, नहीं, बेकार पॉइंट है। आर मोर न्यूमरस देन लार्ज वन, ऑब्वियस सी बात है सर, छोटे ही होते हैं ये, सर ठीक। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो, अभी भी कम आ रही है? अब सही है सर। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि लार्ज फर्म्स, मैं कहाँ से रिपीट करूँ बताइए। सर ऑप्शन बी आप एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ, ऑप्शन बी में था कि आर मोर न्यूमरस देन लार्ज वंस, ऑब्वियस सी बात है सर कि छोटे ही होते हैं ये स्मॉल फर्म, ये तो पता ही है। डू नॉट एक्सपीरियंस डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, नहीं सर, लार्ज फर्म ही तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, सही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स वगैरह, ड्यू टू एक बड़ी हायरार्की की वजह से। कैन डू वेल व्हेन ईच आइटम प्रोड्यूस मस्ट बी डिफरेंट, सही, ऑब्वियस सी बात है, स्पेसिफिक गुड्स में अराइज फ्रॉम इंटरनल ग्रोथ और मर्जर, लार्ज फर्म्स का ये भी सीन होता है। सी इज द करेक्ट आंसर, डी फिर भी पढ़ लेते हैं। कैनॉट हैव एनी मोनोपोली पावर, सही, कैनॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सर इट ऑल डिपेंड्स, स्मॉल फर्म भी अगर है तो वो डोमिनेट कर सकती है मार्केट के अंदर, सही है, क्योंकि हर कोई एक स्मॉल फर्म ही होती है, इन फ्यूचर जो है वो लार्ज फर्म बन जाती है, सही है। तो ये जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे। व्हाई माइट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन अ मोनोपोलिस्टिकली competitive market differ from its short run equilibrium, सर क्वेश्चन समझा दें जरा। सर हुआ ये हमारे पास के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन अ मोनोपोलिस्टिकली competitive market differs from its short run equilibrium, सही है। तो हमारे पास सर क्या होता है, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में हमारे पास आप क्या क्या एक्सपीरियंस करते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपीरियंस करते हो, सही है। लॉन्ग रन में हमारे पास सर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हो रहे होते हैं, सही है, डन। अच्छा भाई, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कि देखें, आपके पास ये सुपर नॉर्मल से आप नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरफ जाते क्यों हो, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे जो है वो एंट्री हो जाती है कुछ फर्म्स की, एंट्रेंस ऑफ न्यू फर्म्स, इन नए फर्म्स के एंट्री की वजह से हमारे पास ये सारे मसले जो है वो हो रहे होते हैं, सही है, डन। अच्छा, तो अब क्या हुआ, सर एडवर्टाइजिंग, जी बोले। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब लॉस ना? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जो है वो लॉस सिचुएशन, लॉस आप ना? नहीं, लॉस सिचुएशन नहीं होती है यहाँ पे, समझो अब एक कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू होता है, सही, क्या मतलब, समझा नहीं। रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट होता है, मतलब अच्छा जितना कमा यानी, रहे हो, मतलब जितना इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो है। सही है, यानी जीरो जीरो। हाँ, जीरो जीरो, ठीक है। अच्छा, ओके ओके। तो सर ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज पॉसिबल, नहीं सर। फर्म्स एक्सपीरियंसिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नहीं सर। होता पता है क्या हमारे पास के, आप लोग क्या करते हैं, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग को याद हो कि आप लोग शॉर्ट रन से लॉन्ग रन की तरफ आए, सही है। आपने फिर जो है वो जब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए, आपने सब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए, तो फिर क्या होता है, आप वापस से जो है वो सब नॉर्मल से नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि फर्म्स देखती है कि लॉस हो रहा है, तो फर्म्स जो है वो लीव कर देती हैं मार्केट को। तो इस क्यों, और फिर क्या होता है हमारे पास, देर आर लो बैरियर्स टू एंट्री, ये एक रीजन है, ठीक है। जो डायग्राम शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट, ठीक है। अच्छा भाई, व्हाट वुड बी द एम ऑफ द फर्म इफ इट चूजेस टू प्रोड्यूस एट Q1 P1, सर Q1 पे ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या है, MR इज इक्वल टू जीरो, और MR इज इक्वल टू जीरो तो बेटा सबको पता है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है, सही है भाई, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन MC इज इक्वल टू MR होता है, सही है, डन। दूसरा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है नहीं, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। What does the king demand curve model suggest about the equilibrium price in an oligopolistic market, सही है। अच्छा भाई, ये देख लो, वापस से देख लो कि सर ये C और D क्यों नहीं हो सकता। सर देखें, हमारे पास जो है सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो चल रही है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग देखें तो सेल्स की क्वांटिटी अपने जो मैक्सिमम पे है वो इस पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई अलग ही पॉइंट जो है वो हमारे पास आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट आ रहा है,
जहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इस वजह से हमने इस पॉइंट को नहीं टिक करा है, ठीक है। अच्छा, सर जी बोले। सर ये 10 MCQ का क्या हुआ था आंसर? ए, किसका 10 का? 10 का बी है ना सर, वो लो बैरियर्स टू एंट्री। सर ये एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं हो सकता? एडवर्टाइजिंग क्यों होगा सर हमारे पास? सर लेकिन एडवर्टाइजिंग पॉसिबल नहीं है मोनोपोलिस्टिकली कंपैरेटिव मार्केट में। सर आप, ये सारी बात सही है, पर मसला पता है क्या है हमारे पास, कि आप लोग जो है वो, पहले आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाई माइट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म डिफर फ्रॉम इट्स शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। सही है, क्यों? मेन मकसद क्या है सर, कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, मेन क्या रीजन होता है? मेन रीजन यही है ना कि ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का गेम सारा इस वजह से ही ना, क्योंकि लो बैरियर्स टू एंट्री, कोई भी मार्केट के अंदर एंटर जो है वो हो सकता है। जी अगर सर। मार्केट के अंदर कल को कोई एंटर ही नहीं होता, सही, तो फिर तो ये होता ही नहीं डिफरेंस वगैरह कुछ भी, सही। जी सर। और सर ये 11 के लिए जब हम लोग सेल्स मैक्सिमाइजिंग की बात करते हैं लाइक इन जनरल, हाँ। तो हम लोग सेल्स वॉल्यूम की बात करते हैं। जी सर, वॉल्यूम की बात हो, क्वांटिटी की बात हो रही है, सही है। ओके। चले, व्हाट डज द किंग डिमांड कर? सर किंग डिमांड कर अगर याद है तो ये नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली है, सही है। अच्छा भाई, मॉडल सजेस्ट अबाउट द इक्विलिब्रियम प्राइस इन ओलिगोपोली मार्केट, सही है। इट विल बी स्टेबल बिकॉज देयर लिटिल इंसेंटिव फॉर फर्म्स टू चेंज प्राइसेस। ऑब्वियस सी बात है सर, किंग डिमांड कर्व का मतलब क्या हुआ? प्राइस रिजिडिटी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? प्राइस रिजिडिटी की बात कर रहा हूँ, किंग डिमांड कर्व। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बी पे आते हैं, इट विल बी स्टेबल बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। नहीं भाई, 3 से 4 लार्ज फर्म्स तो हैं यहाँ पे, सही है। इट विल चेंज फ्रीक्वेंटली बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ, नहीं, इट विल चेंज फ्रीक्वेंटली बिकॉज प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। सर क्या, ये तो बात है ही नहीं ना सर हमारे पास। आगे चलते हैं, व्हाट इज असेंशियल फीचर ऑफ अ नज थ्योरी? नज थ्योरी सर क्या आती है हमारे पास, अगर आपको याद होगा, कि लोगों को एक डायरेक्शन दिखाना था, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन था, कि भाई देखो ये गलत बात है, इसकी तरफ आप नहीं आओ, ठीक है। तो एम ऑफ सेटिस्फाइसिंग है ये। अच्छा, नहीं सर, द एस्टैब्लिशिंग ऑफ अ लीगल रिक्वायरमेंट, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है ये? नहीं, द आइडिया ऑफ परसुएशन, परसुएशन है ना यार, सही है। डन, चले आगे चलते हैं। व्हाट इंडिकेट्स दैट अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हैज बीन अचीव्ड? सर आया अभी, अभी हम लोग ने करा था। चले यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, कजनेट कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो सर हमारे पास ये क्या आ गया यहाँ पे, what indicates the more equal distribution of income has been achieved? सही, a faster rate of economic growth। सही है, ये कजनेट कर्व के बारे में जो है वो बात हो रही है यहाँ पे, कि जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे इनइक्वालिटी जो है वो आपकी कम होती रहेगी, ठीक है। डन। अच्छा, आगे चलते हैं। अ हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सही है। सर ये तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शोकेस कर रहा है ना यार, तो ये भी नहीं हो सकता। लोअर टैक्स जीडीपी रेशो, सर इसका तो कोई लिंक नहीं बैठता ना यार, इनइक्वालिटी से, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। सही है, अभी हमने बात करी थी लोअर गिनी कोफिशिएंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर तो गिनी कोफिशिएंट जो है वो जितना कम होगा, सही है, गिनी कोफिशिएंट जितना कम होगा उतना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो फेयर है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लो पेड वर्कर्स कॉट इन अ पॉवर्टी ट्रैप? सही है, पॉवर्टी ट्रैप का मतलब सर क्या है, कि इनकम लेवल इतनी कम है, आप बोलो कि भाई डॉलर इतनी कम है कि $1 पर डे से भी कम है, सही है। अच्छा भाई, तो इंडिविजुअल टैक्स फ्री अलाउंस फॉर इनकम टैक्स, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें करना क्या है, रिड्यूस करना है नंबर ऑफ लो पेड वर्कर, सही है। तो टैक्स फ्री अलाउंस फॉर इनकम टैक्स को ऑब्वियस सी बात है मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट यार, हाँ आ जाए। तो या तो सी होगा या डी होगा। आगे चलते हैं। नेशनल मिनिमम वेज इन रियल टर्म्स, ऑब्वियस सी बात है नेशनल मिनिमम वेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि सर मेरे पास क्या हो यार, हर किसी की जो है वो इनकम जो है वो सर क्या हो, उसके अंदर जो है वो एक इक्वालिटी हो जाए,
सही है, और इनकम लेवल जो है वो हमारी बढ़ जाए। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ आई? डन है। चले भाई आगे चले। द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नेशनल मिनिमम वेज। सही है। WM in an occupation where workers are employed by a profit maximizing monopolist। सही है। तो अगर मैं मोनोप्सनी की बात करूं, तो अगर आपको याद होगा MCL इज इक्वल टू MRP। ठीक है। चलिए भाई, व्हाट हैपन टू टोटल वेजेस रिसीव बाय द वर्कर्स इन द ऑक्यूपेशन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या बोला है इसने, व्हाट हैपन टू टोटल वेजेस रिसीव बाय द वर्कर्स इन द ऑक्यूपेशन, क्या हुआ है इनकी वेजेस को। एक मिनट, हाँ आ जाए। द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नेशनल मिनिमम वेज। हमने नेशनल मिनिमम वेज लगाई। सही है, हम आ गए हैं सर WM पे आ चुके हैं। ठीक हो गया। सही है सर। हमारे पास अगर आपको याद हो तो सर ये था हमारा, था क्या था, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। सही है। आपकी टोटल वेजेस रिसीव बाय द वर्कर्स इन द ऑक्यूपेशन। तो सर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इतना तो कंफर्म है कि अगर तो नेशनल मिनिमम वेज लगी है तो इंक्रीज तो है, वो तो होगा ही। सही है। मोनोप्सनिस्ट यूनियन क्या करता है, वो आपको जो है वो ऑपरेट करके दे रहा था यहाँ पे। सही है। आपको याद होगा कि MRP जो है वो इक्वल होती है जिसके भाई MCL के। हमारे पास वो वेज दे रहा था कितनी, इतनी वेज दे रहा होगा आपको। सही है, X पे दे रहा होगा। अब जैसे ही मिनिमम वेज बढ़ी है, तो क्या हुआ, उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। तो इनकम कितने से बढ़ेगी, आपके सामने है कि पहले कितनी थी, O W1 X और Q1, पहले ये इनकम थी। अब कितनी हो गई हमारी इनकम, OWMU Q3। सही है, पहले इतनी थी, अब कितनी हो गई, अब इतने से जो है वो बढ़ गई है। डन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर आपका जो है वो MRP इज इक्वल टू MCL पे वो लोग जो है वो ऑपरेट करते हैं, और ये ऊपर मैं लिखा भी। सही। करेक्ट आंसर डी है। A backward sloping supply curve of labor is one where beyond a certain point the supply of labor। अब एक चीज याद रखें, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला कर्व है। अगर आपको याद हो कि सर हमारे पास क्या होता है, एज सून एज एक ऐसा पॉइंट आता है कि अब आपके जो है आवर्स जो है वो बढ़ते हैं, तो आपकी वेज भी जो है वो बढ़ रही होती है, क्योंकि अब आप बहुत टाइम हो चुका है, अब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, अब बैकवर्ड, इसको कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, where beyond a certain point the supply of labor decreases as the demand for labor rises। क्या सप्लाई लेबर की कम हो जाती है? नहीं। increases as the demand for labor rises। क्या सप्लाई लेबर की जो है वो बढ़ जाती है? नहीं। देखें, सप्लाई लेबर की डिक्रीज तो होती है, सही है, पर लेबर की डिमांड का यहाँ पे कोई लिंक नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ सप्लाई ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, तो डिमांड कहाँ से आ गई। ठीक है। अच्छा, सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो कम हो जाती है क्योंकि वेज, और वेज बढ़ जाती है क्योंकि हमने क्या बात करी कि अब आवर्स कम काम हो रहे हैं और वेजेस जो है वो आपकी ज्यादा है। The table shows factors influencing living standard. Which country would be most likely to have a lowest human HDI? अब ये तो बड़ा आसान है सर, कि हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा स्कूलिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्कूलिंग ए में हो रही है, सबसे कम जो है वो यहाँ हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये तो हो सकता है। ठीक है। मर्डर रेट,
सही है। 1 लाख में से सबसे ज्यादा मर्डर जो है वो हो रहा है बी में और डी में, ठीक है। अच्छा भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम जो है वो इसकी और इसकी है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो इसका सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो बी तो बेचारा रेस हार गया है। जीएनआई पर कैपिटा सबसे कम जो है वो इसका है, तो इसका मतलब है कि सबसे हालात खराब जो है वो डी के है, ठीक है। अच्छा भाई, द टेबल प्रोवाइड्स डेटा फॉर जीएनआई एंड फॉरेन एंड एड एक्सपेंडिचर, सही है, ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज इन 2016। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? जीएनआई कितना है? 468.9। और फॉरेन एड एक्सपेंडिचर कितना है? यूएस डॉलर बिलियन 2.10, ठीक है। अब आपको अगर निकालना है तो आप क्या करें, एड को डिवाइड कर दें जीएनआई से, ठीक है, तो आपके पास परसेंटेज जो है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप कर देंगे ना, तो आपको परसेंटेज जो है उसका आइडिया जो है वो हो जाएगा। तो जरा अगर कर लेते ना, आइडिया कर लेते थोड़ा बहुत, आ जाए। 2.1 डिवाइडेड बाय 468.9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो रहा है मेरा? 0.44%। आगे चलते हैं। 23.84 डिवाइडेड बाय 3612.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो रहा है मेरा? 0.66%। फिर क्या है? 5.38 डिवाइडेड बाय 532.7, तो ये कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया 1.009%। फिर है 2.1 डिवाइडेड बाय 1403.6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ गया मेरा? 0.149%, ठीक है। तो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? कंट्रीज विद अ हायर जीएनआई ऑलवेज स्पेंड मोर ऑन फॉरेन एड। जिनका सबसे ज्यादा जीएनआई है, मतलब सबसे ज्यादा जीएनआई इसका है, ये तो शायद गलत बात हो गई है, क्योंकि सबसे स्वीडन का कम है पर वो खर्चा सबसे ज्यादा जो है वो कर रहा है, सही है। डन। तो ये तो हम लोग बोलते हैं भाई गलत है। जर्मनी हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन एड। अब ये पता नहीं है भाई कितना ये एक्सपेंडिचर है, हमें आइडिया नहीं है इसका, डिटेल ही नहीं है ऊपर, सही। साउथ कोरियन बेल्जियम स्पेंड एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ जीएनआई ऑन फॉरेन एड। क्या इक्वल प्रोपोर्शन है इसका? नहीं। स्वीडन स्पेंड द हाईएस्ट प्रोपोर्शन, यस सर, डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सर क्या है कि हमारी स्किल्स बेटा खत्म हो चुकी है, स्किल्स खत्म, सही है। और अब जो है वो डिमांड अभी खत्म हो चुकी है। अ कार वर्कर हु इज रिप्लेस बाय अ रोबोट ऑन द प्रोडक्शन लाइन, सही है। अब ये हमारे पास कार वर्कर है जिसको रिप्लेस कर दिया गया है, ये आपकी क्या है भाई? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये हो सकती थी, पर अभी बेस्ट आंसर हम लोग जो है वो देखते हैं उसके अंदर। अ कोल माइनर हुज माइन क्लोजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ सोलर पावर, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा इसका भी। देखिए ये भी सर क्या है हमारे पास, इसका भी तो लंबा अरसे तक काम किया ना, तो ये भी स्ट्रक्चरल में आ गया। ये भी इंडस्ट्री खत्म हो गई है, तो ये भी स्ट्रक्चरल हो गया। अ टेक्सटाइल वर्कर हुज फैक्ट्री क्लोजेस एज प्रोडक्शन मूव्स अब्रॉड, ये भी सर क्या हो गया? रीलोकेशन हो गई है। तो ये सारे बड़े टाइम पीरियड के लिए, सिर्फ एक ये वाला फ्रूट पिकर वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है ना, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। डायग्राम शो द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ अ कंट्री। देखिए मैंने बोला था कि ये एमसीक्यूज में आता है ये, ठीक है। व्हाट वुड कॉज द कंजम्पशन फंक्शन टू शिफ्ट फ्रॉम C1 टू C2? यार आसान तरीन सवाल है कि ये क्या होता है? चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास सर क्या हो रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं भाई, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो तुम्हारी कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। डायरेक्ट टैक्सेशन, भाई तेरी इनकम गिर जाएगी, कंजम्पशन गिर जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड बाय द हाउस होल्ड, भाई सेविंग बढ़ेगी तो यार तू खर्चा नहीं कर रहा ना, कंजम्पशन नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। द एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेल्स टैक्स, सही है। कि हमारे पास सर क्या हो रहा है यार कि सेल्स टैक्स हो रही है, इसका मतलब सर ये हमारे पास कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोग जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ऑफ कर रहे हैं। द एक्सेलरेटेड प्रिंसिपल रेफर्स टू अ रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड, भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेटेड जो प्रिंसिपल है वो किसके बारे में जो है वो बात कर रहा होता है? वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा होता है विद चेंजेस इन द जीडीपी, सही है। तो ये आप लोग जो है वो चीजें याद कर लें कि हमारे पास सर इसका जो फॉर्मूला है दैट इज भाई आपका इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम लेवल, ठीक है। आई बात समझ? ओके जी हो सर। गया।
तो सर ये आ गया बी आंसर। व्हाट इज इंक्लूडेड इन नैरो मनी? सही है। नैरो मनी के अंदर सर हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, देख लेते हैं। हाँ, एक नैरो मनी कैसा होता है भाई, जिसके अंदर जो है वो नोट्स एंड कॉइन्स है। ठीक है भाई, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। करंट चेकिंग डिपॉजिट्स है। हाँ सर, ये नैरो मनी के अंदर ये भी होता है। बैंक लिक्विड एसेट्स एट द सेंट्रल बैंक, ये भी होता है हमारे पास। सही है। और ट्रेजरी बिल्स, तो ये हमारे पास जो है वो ऑब्वियस सी बात है, ये नैरो मनी। नैरो मनी का मतलब क्या है भाई, लिक्विड मनी की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो पैसा जो कि फॉरेन से जो है वो आप कैश में यूज कर सकते हो, जो कि आप, ठीक है। तो इसका तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक। तो इस वजह से करेक्ट आंसर इज ए। आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ जा जा। द डायग्राम शोज द लेवल्स ऑफ, क्या बोलते हैं यार इसको, मनी सप्लाई एंड थ्री लिक्विडिटी प्रेफरेंस स्केड्यूल। याद आया आपको, टी प्लस पी प्लस एस, ठीक है। द इनिशियल मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इज एट एक्स, अब अभी ऑपरेट कर रहे हो एक्स पर, ठीक है। अच्छा, द सेंट्रल बैंक परचेजेस मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सेंट्रल बैंक जो है वो ज्यादा जो है वो परचेज कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब बॉन्ड्स की जो है वो परचेजेस जो है वो अब बढ़ चुकी हैं। वो विच इक्विलिब्रियम शोज द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ दिस परचेज। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो है वो बॉन्ड्स की जो है वो परचेजेस जो है वो बढ़ चुकी है, तो इससे से क्या होगा हमारे पास, बॉन्ड्स की जब आप परचेजेस कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो आरओआई है वो सर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो आप कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो अब आप जो है पॉइंट डी पर ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज इम्पोर्टेंट अजम्पशन ऑफ मॉनेटरिज्म? सही है। सर अगर आपको याद हो, ये बात हम लोग पता है किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ सर थॉट की ट्वेंटी बात। फोर्थ का क्या था? सर डी है ना करेक्ट आंसर। डी इस वजह से सर आप परचेज कर रहे हो बॉन्ड्स को। सही है। आप परचेज करेंगे बॉन्ड्स को तो हमारे पास सर क्या हो रहा है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया। सही, क्योंकि अब लोग जो है वो बॉन्ड्स की तरफ जो है वो आ रहे हैं। सही है ना। जी सर। अच्छा भाई, बेटा ओके है ना, समझ आ रहा है ना। जी सर। अच्छा भाई, मॉनेटरिज्म की अगर मैं बात करूं तो सर ये क्या है आपका, आपको याद होगा मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट। सही है। मॉनेटरी व्यू ऑफ इन्फ्लेशन, मनी वेलोसिटी इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय टाइम वैल्यू। ठीक है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव देन मॉनेटरी पॉलिसी। भाई ये तो बात करेंगे नहीं ना, ये तो कीनेजियन की बात है ना यार, कि गवर्नमेंट को बीच में लेके आना। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंट डिमांड। सही है। सर ये भी हम लोग लॉन्ग टर्म वगैरह की बात भी जो है वो कीनेजियन के अंदर करते हैं। द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज लो। सही है। नहीं सर, द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज स्टेबल, ये सर मॉनेटरिज्म की जो है वो अजम्पशन है, ठीक है। अच्छा भाई, अकॉर्डिंग टू कीनेजियन थ्योरी में याद करना, या तो गवर्नमेंट होगा या लॉन्ग रन होगा। हाउ विल एन इंक्रीज इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम? कीनेजियन थ्योरी के हिसाब से अगर तो ऑटोनॉमस स्पेंडिंग हो रही है, मतलब सर क्या हो रहा है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ऑटोनॉमस एक्सपोर्ट दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। सही है। तो हाउ विल एन इंक्रीज, इसमें अगर इंक्रीज आया तो इससे आपकी इक्विलिब्रियम इनकम में जो है वो क्या इफेक्ट जो है वो आ रहा होगा। तो देख लेते हैं भाई कि ऑब्वियस सी बात है कि एक चीज आप हमेशा याद रखें कि हमारे पास चेंज इन इनकम इज इक्वल टू मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी अगर इनकम बढ़ती है तो आपकी ये चीज भी जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास मल्टीप्लायर पे इम्पैक्ट तो आएगा, तो इनकम विल इंक्रीज, इनकम विल इंक्रीज, इनकम विल इंक्रीज। ठीक है, ये सारी तीनों चीजें जो है वो सही है। बाय एन अमाउंट ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, जितना आपने स्पेंड किया है उससे ज्यादा जो है वो आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज जो है वो हो रही है। ठीक है। डन। अच्छा, 27th statement 1, a market economy is inherently unstable and the government must play a stabilizing role through monetary policy and fiscal policy। ना मैंने बता दिया आपको एक चीज की, जब गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट आ गया, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी आ गया, गवर्नमेंट है तो कीनेजियन ही होगा, या तो ए या तो बी। स्टेटमेंट 2, सी डी तो हो ही नहीं सकते। The economy will always return to its equilibrium rate of output and unemployment as a result of long run of aggregate supplies vertical।
सर आपके सामने है कि जब LRAS वर्टिकल की बात हो रही है तो आपको याद होना चाहिए लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और मनी सप्लाई वाले उस कर्व को, जहाँ पे मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया। सही है, डन। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। द टेबल शोज परसेंटेज चेंजेस इन द मनी GDP। सही है। एंड कंज्यूमर प्राइसेस इन द कंट्री बिटवीन 2008 एंड 2010। सर क्या हो रहा है हमारे पास कि ये हमारा पॉजिटिव एरिया है, ये मेरा नेगेटिव एरिया है। सही है। हमारे पास क्या हो रहा है, व्हाट विच कंक्लूजन में बी ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ। सर हमारे पास क्या हो रहा है कि परसेंटेज चेंज इन GDP जो है वो सर क्या हो रहा है, शुरू में इंक्रीज हुआ, फिर जो है वो गिरने लग रहा है। ठीक है। और परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर प्राइसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो सर क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं टाइम टू टाइम। तो बिटवीन 2009 एंड 2010 मनी GDP फेल बट कंज्यूमर प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज। 2009 से लेके 2010 तक कंटिन्यू टू राइज नहीं ना, एक जगह पे रुके भी तो है ना यार। मनी GDP एंड कंज्यूमर प्राइसेस बोथ कंटिन्यू टू राइज थ्रू आउट द पीरियड। अगर आप लोग देखें यहाँ पे मनी GDP को, तो सर हमारा GDP जो है देखें, कम परसेंटेज से बढ़ना, पर बढ़ तो रहा है ना यार। देखो भले कम परसेंटेज से बढ़ना, बट इंक्रीज तो हो रहा है। तो बी करेक्ट आंसर है। सी क्यों नहीं है? इन रियल टर्म्स GDP ग्रोथ थ्रू आउट द पीरियड। सर भाई प्राइसेस बढ़ी हैं आपकी, डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन सब हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, व्हेन GDP फॉल कंज्यूमर प्राइसेस रोज, ऐसा तो नहीं है कहीं भी। आगे चलते हैं। इन एन इकोनॉमी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इज इन इलास्टिक। सर छोड़ दें, ये एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन है, हमने नहीं करा है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी विल मोस्ट लाइकली टू बी सक्सेसफुल। सही, इफ द एम वर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस इन्फ्लेशन। सर आपको क्या करना है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, तो सर एक्सपेंशन ही सप्लाई साइड पॉलिसी लगा दो। कॉन्ट्रैक्शन ही लगाओगे तो कोई फायदा नहीं, सप्लाई को कम करोगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो भी फजूल है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दो ताकि लोग जो है वो कंज्यूम ज्यादा करें, रॉ आपके जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा हो, आपके जो है सप्लायर को सस्ता पड़े गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया। इंक्रीज करोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ये कॉन्ट्रैक्शन ही पॉलिसी है, और आपकी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, उल्टा बढ़ जाएगी। रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ये तो बात सही है, और डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट करोगे तो इससे सर क्या होगा, हमारे पास जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो उल्टा बढ़ सकती है, अगर हम लोग किसी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे बहुत ज्यादा रिलाय जो है वो कर रहे हैं। सही है, तो ये हमारा टॉपिक, ये हमारा पेपर खत्म हो चुका, अक्टूबर नवंबर 20 पेपर 3 वेरिएंट 2। यहाँ और तक कोई सर मसला है तो भाई पूछ ले। हाँ बोले। ये 29 का आंसर क्या होगा, लाइक? 29 में करवा रहा हूँ। इन एन इकोनॉमी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है 0.3। 0.3 का मतलब सर क्या हुआ, इन इलास्टिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इज 0.3। अच्छा, ये भी मतलब PET इज लेस देन 1, और वो भी PET जो है वो लेस देन 1 है। डेप्रिसिएशन हुई है इकोनॉमी की करेंसी में, तो इससे सर क्या इम्पैक्ट होगा भाई, एक चीज याद रख लें कि अगर हमारे पास सर क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है दो इम्पैक्ट आ रहे होंगे। पहला इम्पैक्ट क्या है सर हमारे पास, कि एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम हो रही होंगी, तो हमारा जो है एक्सपोर्ट का जो है वो टोटल रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, पर भाई इनइलास्टिक डिमांड है, टोटल रेवेन्यू उल्टा गिर जाएगा। सही है, एग्रीगेट डिमांड इस तरह से गिरेगा, प्राइसेस कम होगी, और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो आपकी बढ़ रही हैं। सही, इंपोर्ट का टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि सर इनइलास्टिक डिमांड है, यू हैव टू बाय इट इन एनी केस। सही है, डन। आपकी जो है वो कोई अगर रिलाय कर रहे हो आप उस पर, तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा, आपकी जो प्राइसेस हैं वो सर क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और आप एक्सपीरियंस करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को। ठीक है, डन हो गई बात। तो चेंजेस इन कॉस्ट फैक्टर्स विल कॉज इन्फ्लेशन टू, क्या होगा, विल कॉज इन्फ्लेशन टू इंक्रीज होगा, या सी या डी? चेंजेस इन डिमांड पुल फैक्टर्स विल कॉज इन्फ्लेशन टू डिक्रीज, क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो नहीं हो रही, कॉस्ट पुश हो रही है। ठीक है, आ गई बात समझ? जी सर।